चलिए, वो उठा देना एक बार। ये उठाना HDMI केबल। HDMI केबल। हम्म। क्या कर रहा है? क्यों मैक पे नहीं डाल रहा डायरेक्टली? थोड़ा सा सरदर्दी है, मैक पे करना ये सारी चीजें। चलिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बर्ब सूट को यूज करना सीखा था। और आज हम लोग वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज पे बात करेंगे। एक एक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, कमांड इंजेक्शन के बारे में, राइट? चलिए, आज सेकंड वल्नरेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था, कमांड इंजेक्शन बोल सकते हैं, OS कमांड एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं, ये नाम होता है फर्स्ट वल्नरेबिलिटी का। सेकंड आप लोग लिख लीजिए, डायरेक्टरी ट्रेवर्सल। सुना है किसी ने डायरेक्टरी ट्रेवर्सल के बारे में? हम्म। बताइए। जिसने सुना है बताइए। देखिए, लिनक्स में, विंडोज में आपके डायरेक्टरीज होती है। उनको ट्रेवर्स करने का मतलब क्या होता है? उनके किसी डायरेक्टरी से निकल के किसी और डायरेक्टरी में जाना, मूव करना एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में। सो क्या बोलते हैं? ट्रेवर्सिंग। वही चीज आप वेबसाइट से कर सकते हो, वेब सर्वर पे। जैसे आपको पता है, वेबसाइट्स पर सारा कंटेंट किसी न किसी डायरेक्टरी में होता है। जो वेब सर्वर होते हैं, जैसे जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो क्या होती है? वेब की डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या होती है लिनक्स में? वेब की, मतलब वेबसाइट होस्ट करने की। इस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर आपके सारे HTML डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, ठीक है? और मान के चलिए कि आपको वेबसाइट पे एक पैरामीटर मिला, गेट पैरामीटर। नॉर्मली इसको कहाँ से टारगेट किया जाता है? गेट पैरामीटर से, ठीक है? तो मान के चलिए एक URL है, उस पे URL में कोई पेज है, उसके अंदर एक पैरामीटर है फाइल नाम का, और यहाँ पे एक इमेज का नाम या कुछ भी दे रखा है। जैसे इमेज का नाम ले लेते हैं A.png। एक इमेज है जो आपके वेबसाइट पर लोड की जा रही है इस पर्टिकुलर पैरामीटर की मदद से, ठीक है? एक इमेज है जो आपके सामने दिख रही है। अब आपके दिमाग में आएगा, ये इमेज कहीं ना कहीं सर्वर पे होगी। डेफिनेटली ये इमेज कहाँ पे होगी? सर्वर पे होगी। और ये हो सकती है इस डायरेक्टरी के अंदर, ऐसे करके एक डायरेक्टरी हो सकती है जिसके अंदर इमेज पड़ी होगी, ठीक है? इसके अंदर ऐसा करके ये इमेज होगी A.png। आपके दिमाग में क्या आएगा कि आप यहाँ पर, आपके दिमाग में क्या आएगा कि मुझे यहाँ से इस फाइल के नाम को रिमूव करके मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं डायरेक्टरी के पीछे जाके। अच्छा, मुझे एक चीज आप लोग बताइए, मुझे अगर ये वाली फाइल रीड करनी है तो कैसे करूंगा मैं? मुझे ये फाइल रीड करनी है, और अभी आप यहाँ पर हैं इस फोल्डर के अंदर, तो कैसे करेंगे आप? नहीं, कमांड छोड़ो। कैसे जाओगे पीछे? डॉट स्लैश यूज करते हो आप पीछे जाने के लिए, तो वही चीज आपको डायरेक्टरी ट्रेवर्सल में भी करना है। आप कितने फोल्डर पीछे जाओगे? तीन। तीन फोल्डर पीछे ना, आप जैसे इमेजेस पे हो, तो पहले आप www पे जाओगे, फिर var पे जाओगे, और फिर फॉरवर्ड स्लैश पे जाओगे, है ना? तो आपको कितने फोल्डर पीछे जाना पड़ेगा? तीन। उसके बाद etc, उसके बाद पास wd। जैसे वो पहले आपके सामने फाइल रीड करके आपको बता रहा था A.png वाली फाइल, आपने क्या किया? उस पूरे पैरामीटर को हटा के आपने ये सीक्वेंस प्रोवाइड किया। ये होता है डायरेक्टरी ट्रेवर्सल का सीक्वेंस। इन सीक्वेंस, इन कैरेक्टर्स की मदद से आप कुछ डायरेक्टरीज पीछे जाओगे, और फिर पीछे जाने के बाद आपने एक फाइल रीड करी। हम ये फाइल क्यों रीड कर रहे हैं?
नहीं ठीक है, लेकिन क्या ये फाइल हर कोई रीड कर सकता है आपके मशीन पे? क्या ये फाइल को हर कोई, हाँ, सारे यूजर्स आपके मशीन के रीड कर सकते हैं? कर सकते हैं सारे। आप चेक करिए अपने पास डब्ल्यूडी फाइल की परमिशन, उसमें हर एक यूजर को, अदर यूजर्स को भी इस फाइल पे रीड परमिशन होती है। हर एक यूजर, चाहे वो वेब यूजर हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो नॉन रूट यूजर हो, कोई भी सेकेंडरी यूजर, सर्विस अकाउंट इस फाइल को रीड कर सकता है। ठीक है, समझ आया? तो कोई भी यूजर इस फाइल को रीड कर सकता है, इसीलिए नॉर्मली इस फाइल को रीड किया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या आप एक्सेस कर पा रहे हो उस मशीन के कुछ कंटेंट्स को या नहीं कर पा रहे हो। समझ आया? अगर आप एक्सेस कर पा रहे हो तो ये वल्नरेबिलिटी वहां पर है। ठीक है, इस वल्नरेबिलिटी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं पाथ ट्रेवर्सल। डायरेक्टरी ट्रेवर्सल कभी आपको मिल सकता है लिखा हुआ, या फिर पाथ ट्रेवर्सल आपको मिल सकता है लिखा हुआ, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी और फाइल को भी देख पा रहे थे जो सर्वर ने बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई थी, बट आपने क्या किया, आपने कुछ डायरेक्टरीज पीछे जाके कोई और फाइल को रीड करा। उस सिस्टम पे जो पड़ी हुई थी, उस सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे जो फाइल्स, एग्जिस्टिंग फाइल्स थी, आपने उनमें से किसी ऐसी फाइल को रीड करा जिसको रीड करने की परमिशन आपके पास थी। इसके अलावा एक और फाइल है जो लिनक्स में होती है, उसका नाम है ग्रुप। ग्रुप नाम की भी फाइल है जो आप रीड कर सकते हो, हर एक यूजर को उस पर रीडेबल परमिशन होती है। ठीक है। अब एक चीज और बताइए मेरे को। अब ये तो मैंने आपको बताया कि हम लोग 3 डायरेक्टरी ऊपर थे, ये मैंने आपको बता दिया, बट जरूरी नहीं है आपको रियल इन्वायरमेंट्स में पता हो कि आप कितने डायरेक्टरी ऊपर हैं। तब क्या करेंगे आप? कैसे चेक करोगे? ये पैरामीटर आपको ये थोड़ी बताएगा कि आप कहाँ पे हो। ये पैरामीटर बस आपके सामने आपकी फाइल को रीड कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे कैट कमांड नहीं दे रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी ये पैरामीटर आपके फाइल को रीड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से जो भी कंटेंट होगा, इसको कहीं ना कहीं किसी कमांड में यूज कर रहा होगा, और वो कमांड के अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट दिखा रहा है। तो आपको बस क्या करना है, आपको ये कैसे पता करोगे कि मतलब कैसे इस अटैक को परफॉर्म करोगे ताकि एक बार में परफॉर्म हो जाए? या तो ये कि आप एक एक करके बढ़ाते जाओ, पहले एक लिखा, फिर दो लिखा, फिर तीन लिखा, चार लिखा, पांच लिखा, या फिर आप एक साथ, आपको पता है कि आप इस फोल्डर के पीछे जा ही नहीं सकते, आप इस फोल्डर के पीछे जा ही नहीं सकते, चाहे आप 10 बार लगा दो ये सीक्वेंस या 20 बार लगा दो। तो आप क्या करोगे, जितनी ज्यादा बार लगाओगे उतना अच्छा है। अगर होगा डायरेक्टरी रिवर्सल की वल्नरेबिलिटी तो एक बार में सामने आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। राइट? तो आप क्या, हाँ, हाँ वही कह रहा हूँ ना, कुछ भी हो सकता है, कितने भी फोल्डर आप आगे हो सकते हो, कितने भी फोल्डर आप नीचे हो सकते हो, तो उसको ऊपर जाने के लिए आपको जितने ज्यादा सीक्वेंस आप यूज कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितने ज्यादा यूज करोगे उतना बेटर ही है आपके लिए, क्योंकि वो आपको इस डायरेक्टरी से पीछे लेके जा ही नहीं पाएगा। आप कभी इसको लिनक्स में भी ट्राई करके देख लेना अपने। आप सीडी को 50 बार, सीडी में डॉट डॉट स्लैश 50 बार भी लिख दो, तब भी आप स्लैश के पीछे नहीं जा सकते। राइट? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि आप जितनी ज्यादा बार इसको लिखोगे उतना बेटर है, ताकि एक बार में पता चल जाए कि आप इस फाइल को रीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। समझ आया? तो डायरेक्टरी ट्रेवर्सल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? डायरेक्टरी ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि आप लोकल सिस्टम पे, सर्वर पे जो फाइल्स पड़ी हुई है, आप उन फाइल्स को रीड करने का ट्राई करते हो, एक्सेस करने का ट्राई करते हो वेबसाइट पर ही। और आपको ये फाइल्स नहीं मिलनी चाहिए थी, ये फाइल्स मिल रही हैं आपको क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर फाइल्स पे परमिशन नहीं लगाई गई प्रॉपरली, डायरेक्टरीज पे प्रॉपरली परमिशन नहीं लगाई गई है, जिसकी मदद से ये अटैक पॉसिबल हो सकता है। ठीक है? समझ आया? तो लिख लीजिएगा इसके बारे में इस एग्जांपल के साथ, ऐसा एक एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग इसको समझने के लिए कि डायरेक्टरी ट्रेवर्सल क्या होता है। ये सीक्वेंस याद रखना है आप लोगों को, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, ये सीक्वेंस है जो आपको डायरेक्टरी ट्रेवर्सल परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी के बारे में समझ लीजिए। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, शॉर्ट में आप इसको बैक बोल सकते हैं, बीएसी। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल क्या होता है?
आप लोगों ने ACL पढ़ा होगा, क्लाउड में भी आपने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, NACLs वगैरह अगर पढ़ा है तो क्या होता है एक्सेस कंट्रोल का मतलब कि किसी यूजर के, किसी एंटिटी के एक्सेस को चेक करना, क्या वो क्या चीज एक्सेस कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उसको कंट्रोल करके रखना। सारे यूजर्स को हर एक चीज का एक्सेस प्रोवाइड नहीं करना, राइट। उसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। और इसी फंक्शनैलिटी में, इसी कंट्रोल के, इस कंट्रोल मैकेनिज्म में अगर कुछ वल्नरेबिलिटी है तो वो क्या कहलाएगी आपकी, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। कि उस एक्सेस कंट्रोल की फंक्शनैलिटी में कुछ ब्रोकन है, कुछ फ्लॉ है, वल्नरेबिलिटी है, उसको बोला जाता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। अब इसका एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे अगेन ये भी URL के थ्रू ही आप ट्राई कर सकते हो। तो मान के चलिए एक वेबसाइट है, उसमें एक पैरामीटर है आईडी नाम का, और आईडी के आगे मान के चलिए कुछ भी रैंडम वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, मान के चलिए कि आपने अपने अकाउंट को लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद आप जब अपने अकाउंट पेज पे गए, ठीक है, आप अपने प्रोफाइल पेज पे गए फॉर एग्जांपल। तो प्रोफाइल पेज पे जाने के बाद आपने देखा कि आपके सामने आपका नाम, आपकी डिटेल्स वगैरह सारी आ रही हैं, ठीक है। आपने URL चेक करा, URL पे दिखा आपको कि एक पैरामीटर यूज हो रहा है जिसका नाम है आईडी, और उस पैरामीटर के आगे एक रैंडम कुछ भी वैल्यू लिखी हुई है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये आईडी मेरी है, और अगर आप इस आईडी को चेंज कर दो, मैं यहाँ पर अभी मेरी आईडी ये है 65, ठीक है, लास्ट में मान के चलो मैंने इसको चेंज कर दिया 66। तो क्या मैं किसी और यूजर के डेटा को देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ? क्या मैं उसके डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ? क्या मेरे को जो वेबसाइट है वो इसका एक्सेस कंट्रोल कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं करेगा तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है। कर रहा है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक्सेस को प्रॉपरली चेक किया जा रहा है कि आप किस एंटिटी को, किस प्रोफाइल को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक वेबसाइट है, एक कॉलेज है, कॉलेज की वेबसाइट में स्टूडेंट्स लॉगिन करते हैं, टीचर्स लॉगिन करते हैं, और एडमिन यूजर लॉगिन करता है, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट ने इसी टेक्निक की मदद से, मान के चलो ये स्टूडेंट की आईडी है, उसने इसी टेक्निक की मदद से इस वैल्यू को चेंज कर दिया और कुछ ऐसा वैल्यू डाल दिया, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये वैल्यू किसी टीचर का हो, तो उसे टीचर की प्रोफाइल देखने के लिए मिल गई। उसने इस वैल्यू को 1 कर दिया, हो सकता है उसे एडमिन की प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाए, राइट। तो इस तरीके से ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट किया जाता है, ताकि आपको किसी वेबसाइट पर ऐसी फंक्शनैलिटीज का एक्सेस हो जाए जो आपको नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ऐसी चीजें आपको एक्सेस हो जाए जो कि जिस एक्सेस को कंट्रोल करके रखना चाहिए था वेबसाइट को, वो फंक्शनैलिटीज अगर आप एक्सेस कर पा रहे हो तो वो कहलाता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। समझ आया? तो लिख लीजिए इस चीज को, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मान के कि आप आपके पास एक वेबसाइट है, वहां से मान के चलो आपने किसी सेमिनार या किसी चीज में पार्टिसिपेट किया, उसका सर्टिफिकेट आपको मिला। अब जहां से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे थे, वहां पे ऐसे ही कुछ URL था। आपने आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, आपने URL चेंज किया, उसमें आईडी पैरामीटर के वैल्यू को चेंज कर दिया, और हो सकता है किसी और का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाए। फिर चेंज किया, किसी और का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाए। इस तरीके से किसी और का रिजल्ट आपके सामने आ जाए, है ना। जैसे बोर्ड एग्जाम वगैरह होते हैं तो आप चेक करते हो वेबसाइट पे, है ना। जेई मेंस का होता है तो आप वेबसाइट पे जाके चेक करते हो, तो हो सकता है कि किसी और का भी रिजल्ट आप देख पाओ, क्योंकि वहां पर एक्सेस कंट्रोल नहीं लगाया गया है प्रॉपरली। समझ आया एक्सेस कंट्रोल का मतलब, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का मतलब? ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी जो अटैकर को एक्सेस करने देती है ऐसे एंटिटीज को, ऐसे फंक्शनैलिटी को जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो वो कहलाता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। और इस समय ओवास टॉप 10 में, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, इसमें नंबर 1 वल्नरेबिलिटी है ये। मतलब सबसे ज्यादा क्रिटिकल और खतरनाक वल्नरेबिलिटी अभी के डेट में ये है आपके पास। ठीक है, चलिए तो आपने या तो आईडी पैरामीटर चेंज करके नहीं देखा होगा, आपने रोल नंबर चेंज करा होगा। तो रोल नंबर चेंज करके सबने देखा है। तो आप चेक कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको पैरामीटर्स मिल जाएंगे किसी न किसी वेबसाइट पे। हो सकता है आपकी कॉलेज वेबसाइट में ही ये चीज़ हो, तो आप चेक कर सकते हो। ऐसा कुछ होगा तो आप ट्राई कर सकते हो उसको। नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन आप लोगों को मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बताइए ऑथेंटिकेशन का मतलब। मतलब आप किसी भी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है,
तो उसको एक्सेस करने से पहले वो आपको वैलिडेट करता है, आपको आपको वेरीफाई करता है कि क्या आप करेक्ट पर्सन हो या नहीं हो। ठीक है। तो यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑथेंटिकेशन। ठीक है। और अगर उसी ऑथेंटिकेशन फंक्शनैलिटी में कुछ फ्लॉ हो, कुछ वल्नरेबिलिटी हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। ठीक है। सो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जहां पर आप या अटैकर ऑथेंटिकेशन फंक्शनैलिटी को बाईपास करता है। वो किसी तरीके से किसी और यूजर के बिहाफ पे लॉग इन करने का ट्राई करेगा, जहां पर आप अलग अलग तरीके के अटैक्स यूज कर सकते हो, जैसे कि ब्रूट फोर्सिंग। आपको पता है ब्रूट फोर्सिंग क्या करता है? आपके यूजर नेम है आपके पास, पासवर्ड है आपके पास, उसके थ्रू आप क्रेडेंशियल्स को ब्रूट फोर्स कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे। ठीक है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा था, इंट्रूडर के थ्रू हम लोगों ने करा था लास्ट क्लास में, इंट्रूडर के थ्रू हम लोगों ने ब्रूट फोर्सिंग करी थी। तो वो ब्रूट फोर्सिंग ब्रोकन ऑथेंटिकेशन को लीड कर सकती है। दूसरा, इसमें ब्रूट फोर्सिंग आप किस किस चीज को कर सकते हो? या तो आप क्रेडेंशियल्स को ब्रूट फोर्स कर सकते हो। क्रेडेंशियल्स के बाद आपके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगा हो सकता है वेबसाइट पे, तो आप ओटीपी को भी क्या कर सकते हो? ब्रूट फोर्स कर सकते हो। मान के चलो ओटीपी 4 डिजिट का है, तो कितने कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे जिनको आपको ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा? 10,000। राइट। 10,000 कॉम्बिनेशन ब्रूट फोर्स करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आपके पास खासकर वर्कफोर्स प्रोफेशनल है तो ज्यादा से ज्यादा मान लो आप 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर आप सारे कॉम्बिनेशन को ब्रूट फोर्स कर लोगे। राइट। बट अगर ब्रूट फोर्स वहां पे अलाउ है वेबसाइट पे, क्योंकि जो वेबसाइट्स हैं इसको रोकने के लिए रेट लिमिट एक टेक्निक है जिसको यूज करते हैं, कि अटैकर जिस रेट से रिक्वेस्ट भेज रहा है उस रेट को लिमिट करना। वो चेक करेगा कि अगर मेरे पास हमारे सर्वर पे 15 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, 10 रिक्वेस्ट, 5 रिक्वेस्ट पर सेकेंड के हिसाब से रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसको ब्लॉक कर देगा। आपके आईपी को ब्लॉक कर सकता है या तो उस अकाउंट को लॉक कर सकता है। रुक जाती है मतलब? हाँ, तो मैं इंट्रूडर की बात कर रहा हूँ। आप वर्कसूट पे इंट्रूडर यूज करना बताया था ना, तो इंट्रूडर ये तो करता है, आपकी रिक्वेस्ट आपके बिहाफ पे भेज रहा होता है सर्वर की तरफ, और रिपीटेडली रिक्वेस्ट भेजता है वो। है ना? ये हम लोगों ने ब्रूट फोर्स करा था ना लास्ट, 35 रिक्वेस्ट भेजी थी, उसमें से जो भी अलग थी वो हमें देखने के लिए मिल गई थी। राइट। तो वही ब्रूट फोर्सिंग जैसी टेक्निक्स आप ओटीपी पे भी ट्राई कर सकते हो, आप पासवर्ड पे भी ट्राई कर सकते हो, यूजर एनुमरेशन भी आप कर सकते हो, क्योंकि यूजर नेम निकालने के बाद फिर आप पासवर्ड, पासवर्ड निकालने के बाद ओटीपी, ये चीजें आप सारी कुछ किसमें ट्राई करोगे? ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के अंदर। कभी कभी कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज होती हैं जहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड भी काम करता है। तो डिफॉल्ट पासवर्ड भी किसका एग्जांपल हो गया? ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का। राइट। तो यहाँ पे आप ब्रूट फोर्सिंग क्रेडेंशियल्स, ओटीपी, फिर आपके डिफॉल्ट पासवर्ड, या हाँ, राउटर्स में डिफॉल्ट पासवर्ड आपका लग जाता है। कुछ ब्रांड के राउटर्स होते हैं उसमें डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स ही जो यूजर होता है वो छोड़ देता है, वो चेंज नहीं करता है। तो अगर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल आप छोड़ोगे तो डेफिनेटली वो भी क्या होगा आपका? बाईपास हो जाएगा। राइट। इसके अलावा अभी एक चीज और दिमाग में आई थी। ये सेशन हाईजैकिंग वाले जितने भी फ्लॉस थे वो भी सब किसके अंदर आएंगे? ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के अंदर। बेसिकली इस पूरे वल्नरेबिलिटी का नाम पहले था ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट। तो इसके अंदर आपके सेशन मैनेजमेंट वाली चीजें भी आ जाती है, क्योंकि वो भी आपको ऑथेंटिकेट करने में ही हेल्प करता है। तो सेशन हाईजैकिंग वाले जितने भी फ्लॉज हैं वो भी किसके अंदर आते हैं? ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के अंदर ही आएगा। इसके अलावा हाँ, एक और चीज है, एसक्यूएल इंजेक्शन से भी आप ऑथेंटिकेशन पेज को बाईपास कर सकते हो। तो वो आपको मैं बताऊंगा जब एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ेंगे, तब उस चीज को कवर करेंगे वहां पे। बट हाँ, एसक्यूएल इंजेक्शन भी कहीं ना कहीं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो किसी भी तरीके से मतलब कोई भी आपको ऐसा फ्लॉ मिल रहा है, कोई भी तरीका मिल रहा है, हो सकता है कि वेबसाइट पर ही कमेंट के फॉर्म में उसने यूजर नेम पासवर्ड छोड़ दिया हो, वो भी क्या है? एक वल्नरेबिलिटी है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की। ठीक है। तो किसी भी लेवल की हो, कहीं से भी हो, ये वल्नरेबिलिटी कहलाती है जहां पे आप ऑथेंटिकेशन पेज को बाईपास कर देते हो किसी फ्लॉ की मदद से। तो क्या बोलते हैं? ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। समझ आ गया? ये सारी वल्नरेबिलिटीज जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, ये सारी किसके हैं? सर्वर साइड वल्नरेबिलिटीज हैं ये। सर्वर साइड मतलब यहाँ पर आप वेब सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वो आपकी रिक्वेस्ट को पे काम कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी।
अब फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल। देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वेबसाइट्स पे फाइल्स अपलोड करने की फंक्शनैलिटी होती है। अब कहीं नहीं है तो डीपी तो अपलोड करते ही हैं, पिक्चर लगाता है आप लोग ने, है ना? तो वो भी एक फाइल अपलोड की फंक्शनैलिटी है। तो अटैकर क्या कर सकता है कि नॉर्मली जो सर्वर है वो तो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आप एक इमेज अपलोड करोगे, या एक पीडीएफ अपलोड करोगे, टीएक्सटी फाइल अपलोड करोगे, है ना? बट आप एज एन अटैकर आप क्या करते हो, आप एक ऐसी फाइल अपलोड करते हो जो कि सर्वर साइड लैंग्वेज से मिल के बनी हो। ऐसी फाइल जो सर्वर साइड पे, जो मैंने आपको सर्वर साइड की कुछ लैंग्वेजेस बताई थी, है ना? अगर आपको पता है कि सर्वर साइड का जो बैकएंड है वो पाइथन से लिखा गया है, तो आप पाइथन के मेलिशियस कोड को अपलोड करोगे। अगर आपको पता है कि वो पीएचपी में लिखा है तो पीएचपी के मेलिशियस कोड को अपलोड करोगे। जावा में लिखा है तो जावा को अपलोड करोगे। डॉट नेट में है तो डॉट नेट। तो ऐसे करके जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका सर्वर साइड कोड लिखा गया है, वो लैंग्वेज का मेलिशियस कोड कैसा? वो मेलिशियस कोड कुछ भी कर सकता है, एक फाइल का एक्सेस आपको प्रोवाइड कर सकता है, या फिर आपको एक कमांड शेल दे सकता है वेबसाइट पर ही। आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा ये। या फिर आपको रिवर्स शेल दे सकता है। रिवर्स शेल का तो कॉन्सेप्ट सभी को पता है। मतलब वो फाइल आपने सर्वर पे अपलोड करी, जैसे ही उस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे आप, आपको उस मशीन का या वेब सर्वर का रिवर्स शेल का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये जो सर्वर साइड लैंग्वेज में लिखी हुई फाइल होती है वो सर्वर पर ही एग्जीक्यूट करती है, वो क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो सर्वर पर आप फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, मेलिशियस कोड वाली फाइल को, और उसके अकॉर्डिंग एक्शन आपको देखने के लिए आपके ब्राउजर पे मिलेगा, आपके एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है? तो ये वल्नरेबिलिटी कहलाती है फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, जिसके थ्रू आप मशीन का एक्सेस भी ले सकते हो, सर्वर का एक्सेस भी आप ले सकते हो। समझ आया? तो बहुत क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी हो सकती है ये। और इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो जो प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसको समझेंगे कि इस वल्नरेबिलिटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बट कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए पहले आपको वेबसाइट पे एक अपलोड पॉइंट चाहिए। अपलोड पॉइंट मिल जाएगा, फिर आप वहाँ पे फाइल, पहले फिर ये भी पता करोगे कि सर्वर साइड लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज पता चल गई तो आप उस लैंग्वेज में एक मेलिशियस कोड लिखोगे, उसको अपलोड करोगे, और फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे। समझ आ रहा है? हाँ, वही वही तो रोकने के लिए किया जाता है। अब जरूरी नहीं ना कि सारी अपलोड फंक्शनैलिटी वल्नरेबल हो। तो उसको बाईपास करने के तरीके होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि वो आपके एक्सटेंशन चेक करता है, फाइल का टाइप चेक करता है। उनको बाईपास करने के भी तरीके आपके पास होते हैं। वो अभी यहाँ तो मैं कवर नहीं करूंगा। अगर आप लोग वेब पीटी का कोर्स है आपका, तो उसके अंदर आप लोग कवर करेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट को। क्योंकि सीएस में आपको सिर्फ इन वल्नरेबिलिटीज का बेसिक पता होना चाहिए। बट अगर आप डब्ल्यूपीटी वगैरह करेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से उन फिल्टर्स को बाईपास करने के तरीके, क्योंकि फिल्टर्स दो तरीके से लगते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। कुछ फिल्टर्स ऐसे हैं जो आपके क्लाइंट साइड पे ही फाइल को अपलोड ही नहीं होने देगा, और कुछ ऐसे फिल्टर्स होते हैं जो सर्वर साइड पे फाइल अपलोड हो जाएगी, बट फाइल को चेक करेगा सर्वर, और फिर आपको रिस्पॉन्स बताएगा कि फाइल अपलोड हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ऐसे फिल्टर्स होते हैं और उनको बाईपास करने के भी तरीके होते हैं। ठीक है? आपका ब्राउजर को वही तो बता रहा हूँ, क्लाइंट साइड पे हमें नहीं एग्जीक्यूट कराना उसको। हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे ताकि वो सर्वर पे रन करे। आप अगर किसी पीएचपी या कोई सर्वर साइड लैंग्वेज में लिखी हुई फाइल को पे क्लिक करोगे तो वो सर्वर पे एग्जीक्यूट करेगी, ना कि आपके ब्राउजर पे। आपका ब्रा हाँ, बिल्कुल जाने देगा। अगर आपका सर्वर फाइल अपलोड करने दे रहा है तो फिर ब्राउजर को एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्राउजर तो बस एक कमांड भेजेगा कि इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी। एग्जीक्यूट सर्वर पे होगी क्योंकि वो सर्वर साइड लैंग्वेज में लिखी गई है। तो समझ के लिख लीजिए इसको, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। इससे आप आरसीई जैसी वल्नरेबिलिटीज भी परफॉर्म कर सकते हैं। आरसी मतलब, आरसी वर्ड बता रखा है आप लोगों को क्या होता है? रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। कुछ भी मत बनाइए अपने मन से। जो है एक्चुअली याद रखिए, ये वर्ड बहुत पॉपुलर है। ऐसे कोई भी पूछेगा आपसे तो आप बता ही नहीं पाओगे आरसी क्या होता है। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है? नेक्स्ट लिख लीजिए।
एक्स एक्स ई की फुल फॉर्म बता सकता है कोई? एक्स एस 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 एक्स एस एस होता है, इसका फुल फॉर्म बता सकता है कोई? एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटी। एक्सएमएल फुल फॉर्म? एक्सएमएल लैंग्वेज तो सुनी होगी, जैसे एचटीएमएल है वैसे एक्सएमएल लैंग्वेज सुना है? नहीं सुना? वही थोड़ा पुराना वाला, अभी ये वाला मिलती नहीं है, बट सी एच के अकॉर्डिंग थोड़ा आपके जरूरी है पढ़ना इसको। एक्सएमएल का भी फुल फॉर्म लिख लीजिए। एक्सटेंसिबल मार्कअप। जैसे आपका एचटीएमएल होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वैसे ये क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। जैसे एचटीएमएल के कोड्स को टैग के फॉर्म में लिखा जाता है, एचटीएमएल के टैग देखे आप लोगों ने, है ना? तो वैसे ही इसको भी टैग फॉर्म में लिखा जाता है, बट ये इस लैंग्वेज का जो काम है वो ये होता है, डेटा को एक फॉर्मेट में लिखना, एक डेटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने का काम होता है किसका, एक्सएमएल लैंग्वेज का, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का। और इसके जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, जैसे एचटीएमएल के क्या होते हैं टैग्स, प्री डिफाइंड होते हैं। आप वहाँ पे हेड की जगह कुछ और नहीं लिख सकते, टाइटल की जगह कुछ और नहीं लिख सकते, बॉडी की जगह कुछ और नहीं लिख सकते टैग में। बट यहाँ के इसके जो टैग्स होते हैं वो आप अपने मन से खुद डिसाइड कर सकते हो क्या टैग रखना है आपको। उस टैग को क्लोज करना पड़ेगा, जैसे आप एचटीएमएल में टैग को ओपन करते हो, टैग को क्लोज करते हो, यहाँ पर भी टैग्स ओपन होंगे, टैग्स क्लोज होंगे। तो ये एक ओवरव्यू है एक्सएमएल लैंग्वेज का, जो कि डेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, एक फॉर्मेट में, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में ले जाने के लिए डेटा को यूज की जाती है। ठीक है। और इस लैंग्वेज को लिखा कुछ इस तरीके से जाता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्स एक्स ही दिखा देता हूँ ताकि उससे थोड़ा समझ आ जाए। ये इसका ऐसा कुछ पेलोड आप याद रख सकते हो, एक्सएमएल लैंग्वेज जब भी स्टार्ट होगी तो इस तरीके से स्टार्ट होगी, एक्सएमएल, उसका वर्जन, एनकोडिंग, डॉक टाइप, फिर उसके अंदर आप एंटिटी डिफाइन करते हो। यहाँ पे हम लोगों ने जो एंटिटी ले रखी है, एक एक्सएक्सी नाम से एंटिटी ले रखी है, जिसकी वैल्यू क्या करा है, ये एक मेलिशियस पेलोड है। ठीक है। इसके अंदर उसने बोला है कि मुझे सिस्टम पे एक फाइल एक्सेस करनी है। इस वल्नरेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब आप एक्सएक्सी वल्नरेबिलिटी परफॉर्म करते हो तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप एक्सएमएल लैंग्वेज में एक मेलिशियस कोड आप इंसर्ट करते हो। और उस मेलिशियस कोड का काम क्या होता है, जैसे अभी आपने डायरेक्टरी ट्रेवर्सल में सिस्टम पे पड़ी हुई किसी फाइल को एक्सेस किया था, यहाँ पर भी आप सिस्टम पे पड़े हुए फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग एक्स एक्स ई वल्नरेबिलिटी। ठीक है। कुछ केसेस में ये कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकता है। देखो सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपके दिए हुए डेटा को सर्वर कैसे ट्रीट कर रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था चीज, जब आपको बता रहा था मैं वल्नरेबिलिटीज क्यों निकल के आती है। आपके दिए हुए डेटा को सर्वर जिस तरीके से ट्रीट करता है उसके अकॉर्डिंग वल्नरेबिलिटी आती है। हो सकता है कि ये आपके शेल पे रन कर रहा है उस कमांड को, तो शेल पे रन कर रहा है तो आप कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो उसके थ्रू। अगर आपके सिर्फ आपके फाइल को रीड करके दिखा रहा है आपके स्क्रीन पे, तो इस तरीके से आप फाइल कोलन डबल स्लैश फिर स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी से आप बता सकते हो कि आपको एक फाइल रीड करनी है, और उस फाइल का आउटपुट आपको एंड में दिखाई दे जाएगा। ठीक है। तो ये पेलोड थोड़ा याद रखना, इजी है समझना इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सएमएल से स्टार्ट हो रहा होगा ये। आपको समझ आ जाएगा कि अगर ऐसा कुछ पेलोड है, ऐसा कुछ मेलिशियस कंटेंट है जो आपकी किसी फाइल को रीड करके बता रहा है आपको स्क्रीन पे, तो वो वल्नरेबिलिटी क्या कहलाती है आपकी, एक्स एक्स ई, एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटीज। क्योंकि यहाँ पर आपने एक एक्सटर्नल एंटिटी डिफाइन करी है, नाम कुछ भी रख सकते हो आप उसका, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम रखो, और वही चीज आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करा दो। जो चीज आपने यहाँ पे डिफाइन करी है एंटिटी, और वही एंटिटी को आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट, एंटिटी मतलब वेरिएबल मान लो, एक वेरिएबल को आपने पहले डिफाइन करा, उसके अंदर बोल दिया कि हमें इस फाइल की वैल्यू को स्टोर करना है, और फिर जब उसको एग्जीक्यूट करोगे तो वहां पे सिस्टम पे जाएगा, इस फाइल की वैल्यू को, इस फाइल के आप कंटेंट्स को आपके सामने प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो एक्सएमएल लैंग्वेज आप पढ़ सकते, वैसे पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि पुराना लैंग्वेज है। अब जो लैंग्वेज यूज होती है वो जेसॉन है, अब एक्सएमएल यूज नहीं होती है, जेसॉन यूज होती है। जेसॉन और एक्सएमएल दोनों आपके डेटा को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है।
एक क्लाइंट साइड से सर्वर साइड में लेके जाना, सर्वर साइड से क्लाइंट साइड में लेके जाने के लिए आप जेसॉन जैसी लैंग्वेज को ज्यादातर आप यूज करते हैं। बट हाँ, पुराने टाइम में ये भी यूज होती थी, हो सकता है कि अभी भी कोई पुराना एप्लीकेशन हो जिसपे आपको एक्सएमएल लैंग्वेज मिल जाए और उसकी जगह या फिर आप मेलिशियस कंटेंट इंसर्ट कर सके देख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप क्या कंटेंट डाल रहे हो। ठीक है, और आप जो कंटेंट डाल रहे हो उसको सर्वर कैसे ट्रीट कर रहा है, इन दोनों चीजों पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आपने जो कंटेंट डाला, सर्वर ने उसको कैसे ट्रीट करा, कैसे यूज करा, और उसके अकॉर्डिंग मिलता है, वल्नरेबिलिटीज मिलती है। क्या है कॉन्सेप्ट इसका, एक्सएक्सी का। तो ये भी क्या है, एक सर्वर साइड वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर भी आप सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, सर्वर के कंटेंट्स को एक्सेस कर रहे हो। तो ये एक सर्वर साइड वल्नरेबिलिटी है। नेक्स्ट लिख लीजिए। सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, SSRF। तो SSRF वल्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझ लीजिए। सुना है किसी ने SSRF? ठीक है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है। अब यहाँ पे दो वल्नरेबिलिटीज आएंगी, एक सर्वर साइड होती है और एक क्लाइंट साइड। सॉरी सॉरी सॉरी, दो वल्नरेबिलिटीज अब आपको यहाँ पे मिलेंगे जो थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका सिमिलर होता है। एक सर्वर की साइड होती है और एक क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी है। ऊपर सेवेंथ नंबर पे जो है SSRF, ये सर्वर साइड वल्नरेबिलिटी है। इसमें होता क्या है, जब आप किसी सर्वर की तरफ एक ऐसी रिक्वेस्ट भेजते हो जो सर्वर को फोर्स करे आपके बिहाफ पे कोई और एक्सटर्नल रिक्वेस्ट बनाने के लिए। मतलब आपने मान के चलिए सर्वर की तरफ एक रिक्वेस्ट भेजी, आपने अपने ब्राउजर से कोई एप्लीकेशन आप एक्सेस कर रहे थे, उस एप्लीकेशन के सर्वर साइड आप सर्वर की तरफ आपने एक रिक्वेस्ट भेजी और इस रिक्वेस्ट में ऐसा कुछ कंटेंट मेंशन था, आपने ऐसा कुछ लिखा था कि ये एक एक्सटर्नल रिक्वेस्ट करे किसी और सर्वर की तरफ, जैसे कि गूगल के सर्वर की तरफ। मान के चलो ये गूगल का सर्वर है और ये आपका विक्टिम सर्वर है। तो आपने विक्टिम सर्वर की तरफ एक ऐसी रिक्वेस्ट भेजी जिसने इस सर्वर को फोर्स किया एक और सेकेंडरी रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए। और वो सेकेंडरी रिक्वेस्ट किसके किसके तरफ हो सकती है, इसमें तीन सिचुएशन आ जाती हैं। पहली सिचुएशन है कि किसी एक्सटर्नल सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हो आप, जैसे कि गूगल, फेसबुक। तो इनको क्या लगेगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। तो आप कुछ मेलिशियस भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो मेलिशियस रिक्वेस्ट उनको सभी को लगेगा कि कहाँ से आई है, इस सर्वर की तरफ से आई है। मतलब अटैकर यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लेगा। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो सर्वर है ये किसी ना किसी इंटरनल नेटवर्क पे होगा। वहां पे और भी सर्वर्स होंगे, हो सकता है डेटाबेस सर्वर हो, एप्लीकेशन सर्वर हो, जहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिटिकल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। राइट। तो सर्वर, दूसरी रिक्वेस्ट, ये तो फर्स्ट कैटेगरी थी एक्सटर्नल रिक्वेस्ट। सेकंड कैटेगरी क्या हो सकती है कि इस इन इंटरनल सर्वर्स को भी एक्सेस करने की रिक्वेस्ट भेज सकता है अटैकर। अटैकर बोलेगा कि मुझे इस सर्वर को मैंने फोर्स किया कि वो इस वाले डेटाबेस से कुछ डेटा मुझे फेच करके प्रोवाइड करे, या इस सर्वर पे जो पोर्ट 80 या पोर्ट 8080 ओपन है, इस पे जो वेबसाइट रन कर रही है उसके कंटेंट मुझे रिस्पॉन्स में दिखाए। तो जो भी रिक्वेस्ट अटैकर बोलेगा वो विक्टिम सर्वर परफॉर्म करेगा और उसका आउटपुट यहाँ पर विक्टिम ये ब्राउजर पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वल्नरेबिलिटी कहलाती है, SSRF। थर्ड कैटेगरी इसमें क्या हो जाती है कि लोकल होस्ट हो सकता है कि जैसे अभी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो इस सर्वर के 80 पोर्ट पे, हो सकता है इसी सर्वर पे एक और HTTP का पोर्ट ओपन है 8080। तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट की भी एक रिक्वेस्ट जनरेट करा सकते हो कि मुझे लोकल होस्ट के 8080 पे जो सर्विस रन कर रही है उसको एक्सेस करना है। तो सर्वर आप फोर्सफुली एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और 8080 पोर्ट का जो भी आउटपुट है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाएगा। तो SSRF का ओवरऑल डेफिनेशन क्या हुआ कि एक इस तरीके की वल्नरेबिलिटी है जो सर्वर को एक अनइंटेंडेड एक्शन परफॉर्म करने में फोर्स करता है, एक ऐसा एक्शन परफॉर्म करने में फोर्स करता है जो सर्वर अपने मर्जी से परफॉर्म नहीं करना चाहता है। ठीक है, बट उसको फोर्सफुली वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, और वो परफॉर्म करने के बाद जो भी आउटपुट होता है वो अटैकर को उसके ब्राउजर पे देखने के लिए मिल जाता है। बहुत कुछ भी नहीं है, आप अपने मशीन से
कंट्रोल नहीं कर रहे हो आप, किसी न किसी पैरामीटर की मदद से इस वेबसाइट पे एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि वो किसी और वेबसाइट पे या लोकल होस्ट पे या किसी इंटरनल सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजे, और जो भी आउटपुट है वो आपको दिखाए। तो उन सभी को लगेगा कि वो रिक्वेस्ट किसने भेजी है, सर्वर ने भेजी है। और अटैकर की आइडेंटिटी यहाँ पर कहीं पे भी सामने नहीं आएगी। वो तभी आएगी जब इस सर्वर के कोई लॉग्स चेक करेगा। जब तक लॉग्स चेक नहीं करे जाएंगे तब तक सब अटैकर की आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्वर को फोर्स करेंगे एक अनइंटेंडेड एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो वो नहीं करना चाहेगा। वो करना क्यों चाहता है, मतलब वो एक्सटर्नल रिक्वेस्ट या इंटरनल या लोकल उस पर रिक्वेस्ट क्यों खुद से डालना चाहेगा। तो आप उसको बोल रहे हैं कि वो रिक्वेस्ट करे, वो रिक्वेस्ट करेगा, और जो भी आउटपुट होगा वो आपको दिखाएगा। ठीक है, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए फोर्सफुली है ये। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपकी दी हुई रिक्वेस्ट को एक्सिक्यूट ना करने का, वो करके ही आपको जो भी आउटपुट होगा वो दिखा देगा। चाहे कुछ भी आए, वो जो भी आउटपुट होगा वो आपको दिखा देगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इस चीज को आप। तो तीन कैटेगरी जरूर लिख लीजिएगा इसकी। एक हो सकता है कि वो अटैकर बोल रहा है सर्वर को कि एक एक्सटर्नल रिक्वेस्ट जनरेट करे किसी और डोमेन पे। एक हो सकता है कि इंटरनल सर्वर्स पे, उसी नेटवर्क के इंटरनल सर्वर्स पे रिक्वेस्ट को जनरेट करे। एंड थर्ड हो सकता है लोकल होस्ट पर ही एक रिक्वेस्ट को जनरेट करे, लोकल होस्ट के 8080 या किसी और पोर्ट पे। तो वो वल्नरेबिलिटी कहलाती है SSRF, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। नेक्स्ट लिख लीजिए CSRF। अब CSRF में क्या होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अब यहाँ से ये वाली जो वल्नरेबिलिटी, यहाँ तक जो वल्नरेबिलिटी थी वो सर्वर साइड थी, और भी है सर्वर साइड एसक्यूएल इंजेक्शन खासकर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज की भी कुछ बात कर लेते हैं, क्या क्या क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। CSRF का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर भी हम फोर्स करते हैं, बट किसको फोर्स करते हैं, क्लाइंट को, यूजर को। ठीक है, तो इस वल्नरेबिलिटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, अटैकर इस वल्नरेबिलिटी को तब परफॉर्म करता है जब वो आपके अकाउंट की, विक्टिम के अकाउंट की डिटेल्स को चेंज करना चाहता है। जैसे मान के चलिए आपका किसी वेबसाइट पे अकाउंट बना हुआ है, किसी शॉपिंग वेबसाइट हो सकती है, कोई आपके कॉलेज की वेबसाइट हो सकती है। उसमें आपका उसके आपकी प्रोफाइल है बनी हुई पूरी। प्रोफाइल में आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें आपके, कार्ड नंबर और बहुत सारी चीजें आपके अकाउंट पे सेव। अब अटैकर क्या कर सकता है, आपको एक लिंक जनरेट करके देगा। ठीक है, एक ऐसा लिंक आपको देगा जिससे अगर विक्टिम इंटरेक्ट करेगा तो आपके अकाउंट की डिटेल्स चेंज हो जाएंगी। हो सकता है कि आपका जो ईमेल एड्रेस था पहले आपका था, अब वो चेंज होके किसका हो जाएगा, अटैकर का ईमेल एड्रेस। और अगर अटैकर का ईमेल एड्रेस आपके अकाउंट पे सेटअप हो जाए या अटैकर का फोन नंबर आपके अकाउंट पे सेटअप हो जाए, उससे क्या एडवांटेज होगा अटैकर का, वो आपके अकाउंट को टेक ओवर कर सकता है। तो ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो क्लाइंट साइड, क्लाइंट पे उनके अकाउंट्स को टेक ओवर करने के लिए परफॉर्म की जा सकती है। अकाउंट टेक ओवर परफॉर्म करने के लिए ये वल्नरेबिलिटी यूज की जाती है। ठीक है, CSRF। तो यहाँ पे हम लोग किसको फोर्स कर रहे हैं, क्लाइंट को,